नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के बारे में बताता है कि सभी तारीखों का इतिहास क्या रहा है, हर एक दिन का क्या कुछ खास होता है। तो हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 फरवरी का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 27 फरवरी को गोधरा की साबरमती एक्सप्रेस का कांड सामने आया था। आखिर क्या हुआ था गोधरा में 27 फरवरी 2002 की सुबह? तो आइए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पे। फरवरी 2002 की सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, उसके एक कोच से आग की लपटें उठने लगी और धुएं का गुब्बार निकलने लगा। साबरमती ट्रेन के S6 कोच के अंदर भीषण आग लगी थी, जिससे कोच में मौजूद यात्री उसकी चपेट में आ गए। इनमें से ज्यादातर वो कार सेवक थे जो राम मंदिर आंदोलन के तहत अयोध्या में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। आग से झुलसकर 59 कार सेवकों की मौत हो गई, जिसने इस घटना को बड़ा राजनीतिक रूप दे दिया और गुजरात के माथे पर एक अमिट दाग लगा दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस घटना को एक साजिश के तौर पर देखा गया। घटना के बाद शाम में ही मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक को लेकर तमाम सवाल उठे। आरोप लगे कि बैठक में क्रिया की प्रतिक्रिया होने की बात सामने आई। ट्रेन की आग को साजिश माना गया। ट्रेन में भीड़ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात गोधरा कांड की जांच कर रहे नानवती आयोग ने मानी। मगर गोधरा कांड के अगले ही दिन मामला अशांत हो गया। 28 फरवरी को गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाए गए। ये घटना भी चर्चा का विषय बनी। इन शवों को परिजनों के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया। जल्दी ही गोधरा ट्रेन की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया। SIT की विशेष अदालत ने 1 मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था। इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 20 को उम्र कैद की सजा हुई। बाद में उच्च न्यायालय में कई अपील दायर कर दोष सिद्धि को चुनौती दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने की चुनौती दी। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं भारत की एक पत्रकार और लेखक मृणाल पांडे के बारे में। आपको बता दें कि आज ही के दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चलिए तो ले चलते हैं आपको शहीद चंद्रशेखर आजाद की ऐतिहासिक कहानी की ओर। शहीद चंद्रशेखर आजाद ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। आज के ही दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज बदरका बैसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी संवत 1956 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा में बस गए। चंद्रशेखर का बचपन यहीं बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता, अतएव बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया।
उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद ने झांसी में क्रांति, लाला लाजपत राय का बदला लेने के बाद और अन्य कई घटनाओं में शामिल होने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा हुई और वो देश के लिए शहीद हो गए। बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर की। आज ही के दिन 27 फरवरी 1956 में इनका निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं जीवी मावलंकर के बारे में। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के विचारों पर श्री पद्म भागवत गीता का बड़ा प्रभाव था। भारत के इस महान विभूति का आज ही के दिन 27 फरवरी 1956 को निधन हो गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को वर्तमान गुजरात राज्य के बड़ौदा नगर में हुआ था। उनका परिवार तत्कालीन बंबई राज्य के रत्नागिरी जिले में मावलंग नामक स्थान का मूल निवासी था। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने अहमदाबाद से अपनी वकालत प्रारंभ की थी। स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर तत्कालीन बंबई राज्य में विभिन्न स्थानों पर अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 1902 में अहमदाबाद आ गए। उन्होंने 1908 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कानून की शिक्षा आरंभ करने से पहले वे 1909 में एक वर्ष इस कॉलेज के दक्षिण फेलो रहे। 1912 में उन्होंने कानून की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मावलंकर ने 1913 में वकालत शुरू की और वे बहुत ही कम समय में एक अग्रणी और प्रतिष्ठित वकील बन गए। यद्यपि उनकी वकालत खूब चलती थी, तथापि उन्होंने इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गहन रुचि ली, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। मावलंकर 20-22 वर्ष की उम्र से ही एक पदाधिकारी के रूप में या एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में गुजरात के अनेक प्रमुख सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ गए। वे 1913 में गुजरात शिक्षा सोसाइटी के मानद सचिव रहे और 1916 में गुजरात सभा के भी सचिव रहे। मावलंकर बहुत छोटी उम्र से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रही थी, उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक बार जेल गए और लगभग 6 वर्ष जेल में रहे।
जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती थी या अकाल पड़ता था अथवा कोई अन्य सामाजिक अथवा राजनीतिक संकट उत्पन्न होता था, तो मावलंकर अपनी फलती फूलती वकालत को पूरी तरह छोड़कर लोगों की सहायता के लिए आगे आ जाते थे। उनके नेतृत्व संबंधी गुणों और उनके योगदान को पहचानने हेतु उन्हें 1921 और 22 के दौरान गुजरात प्रादेशिक कांग्रेस समिति का सचिव नियुक्त किया गया। वे दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव भी थे। उन्होंने खेरा नोरेंट आंदोलन में अति सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में अनेक अवसरों पर अकाल और बाढ़ राहत कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के दौरान मध्य विधानसभा और राज्य परिषदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और भारत की संविधान सभा के लिए पूर्ण शक्तियां ग्रहण की गई। जब मावलंकर 14-15 नवंबर 1947 की आधी रात तक केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे। भारत का शासन आजादी के तुरंत बाद मावलंकर ने 20 अगस्त 1947 को एक समिति का नेतृत्व किया और संविधान सभा की अपनी विधायी भूमिका से संविधान की भूमिका को अलग करने की आवश्यकता पर अध्ययन और रिपोर्ट की। बाद में इस समिति की सिफारिश के आधार पर विधानसभा की विधान और संविधान की भूमिकाएं अलग हो गई और विधायी निकाय के रूप में कार्य करने के दौरान विधानसभा की अध्यक्षता करने का अध्यक्ष बनने का निर्णय लिया गया। मावलंकर को 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के लिए अध्यक्ष के पद पर चुना गया था और भारत की इस महान विभूति का आज ही के दिन 27 फरवरी 1956 को निधन हो गया था। तो जाने से पहले जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। 1965 में फ्रांस ने एकर अल्जीरिया में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका पीपुल की बिक्री शुरू हुई थी और 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया था। 1999 में नाइजीरिया में असैन्य शासन के लिए चुनाव हुए। 2005 में मारिया शारापोवा ने कतर ओपन खिताब जीता था। 2007 में लॉन्साना क्वेटे गुयाना के नए प्रधानमंत्री बने थे। 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा था। 2013 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बाजार में आग लगने से 20 लोगों की मौत हुई थी। तो आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारियों के साथ।